तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, ये ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में आता है अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, तो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आजादी के बाद से अब तक बन चुकी है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में यानी 1992 में थोड़ा सा संशोधन किया गया, तो वो भी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही माना जाएगा। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, जो अब भी है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। अब देखते हैं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिश पर? कोठारी आयोग की सिफारिश पर बना था। ये ध्यान रखेंगे कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर बना था? कोठारी आयोग की सिफारिश पर बना था। कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? 1964 में। उन्होंने 66 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें क्या था? शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। साथ ही इसमें कहा गया 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया। इसकी जो प्रमुख बातें थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे जुड़ा हुआ अगर आए तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई। इंपॉर्टेंट चीजें हम लेकर चल रहे, पूरा डिटेल नहीं जा रहे। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रमुख बात थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, इग्नू की स्थापना हुई। साथ ही ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का और विस्तार हुआ। इसमें 92 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हुई। जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको कि कहते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये बनने की प्रक्रिया क्या रही, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया को अपनाया गया, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। इन्होंने अपनी समिति जो बनाई, रिपोर्ट देना है, तो इसमें सबसे पूछताछ की गई। गांव-गांव से इन्होंने प्रतिनिधि को मौका दिया अपनी बात रखने का। यानी कि एक एक ग्राम पंचायत से सुझाव लिए गए नई शिक्षा नीति बनाने के लिए। इस समिति ने 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यानी ड्राफ्ट पेश किया। ठीक है, 2017 में बना, 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यानी ड्राफ्ट पेश कर दिया। इसी ड्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई और इसका लक्ष्य प्राप्ति है 2030 तक। जो उस दिन बात हुई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब तक पूरी तरह लागू करना है, तो 2030 तक पूरी तरह लागू करना है। इसमें भी कहा गया कि जीडीपी का 6% निवेश शिक्षा में करना चाहिए। यानी कि जो खर्च हो शिक्षा पे वो जीडीपी का 6% हो, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी 6% जीडीपी का शिक्षा में निवेश करने पर जोर दिया गया, लेकिन इतना हो नहीं पाया। और नई शिक्षा नीति में भी इस बात को प्रमुखता से रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत और क्या क्या चीजें आती हैं देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। नई शिक्षा नीति के तहत और क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ, एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। जो एमफिल चल रहा है वो चल रहा है, अब नए उसमें एडमिशन नहीं होंगे, एमफिल की जरूरत खत्म कर दी गई। मेडिकल और लॉ को इससे अलग रखा गया है, ध्यान रखेंगे। मेडिकल और लॉ को अलग रखा गया है। अगर आ जाए किसको अलग रखा गया है, तो मेडिकल फील्ड को और लॉ को अलग रखा गया है।
और मेडिकल और लॉ को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय बनेगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि यूजीसी को अब डिसॉल्व कर दिया जाएगा, HECI में मिला दिया जाएगा, ये कह सकते हैं। यानी कि यूजीसी, एनसीटीई और AICTE जो इससे पहले भी बात हुई थी कि इनको बंद करके एक अलग से संस्था बनाई जाए, तो नई शिक्षा नीति में मंजूरी मिल गई। नई शिक्षा नीति में ये तय हो गया कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, HECI तैयार होगा और बाकी संस्थाएं इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। इसकी कार्यप्रणाली ठीक से चले उसके लिए 4 संस्थाएं बनाई जाएंगी। कौन कौन सी? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, सामान्य शिक्षा परिषद GEC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद तथा HEGC, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद NEC। अब किसका क्या काम होगा? तो कहा गया है सिलेबस तैयार करना, स्कूलों की निगरानी, कितने टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त का काम देखेंगे, टीचर्स की सैलरी, स्टूडेंट्स को भत्ता देना, जो अभी JRF में भत्ता दिया जा रहा है, रिजल्ट निकालने की व्यवस्था करेंगे, साथ ही एक्रीडिएशन का काम करेंगे। चारों संस्थाएं ये 4 काम करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली जो अभी तक थी हमारी 10+2+3 वाली, वो चेंज हो गई। अब शिक्षा प्रणाली हमारी आ गई 5+3+3+4। 5 का मतलब फाउंडेशन, 3 का मतलब प्रिपरेटरी, फिर 3 हो गया मिडल और फिर 4 हो गया हमारा सेकेंडरी। अब इसमें कैसे होगा? जो हम लोगों ने पहले भी देखा, फाउंडेशन लेवल में भी 2 स्तर है। एक है हमारा आंगनबाड़ी या प्री स्कूल वाला या बाल बाटिका। गांव में हो गया हमारी, छोटे शहरों में प्री स्कूल या बड़े शहरों में प्री स्कूल कह सकते हैं, या बाल बाटिका नाम से खोले। उसके बाद फर्स्ट क्लास में बच्चा आएगा, उसको प्राइमरी क्लास कहा गया। पहली और दूसरी क्लास यानी दूसरी क्लास तक बच्चा फाउंडेशन में रहेगा। प्रिपरेटरी लेवल में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। मिडिल लेवल में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास। सेकेंडरी में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की बात है। अभी क्या होता है, 6 साल से बच्चा पढ़ाई शुरू करता है। सरकारी स्कूल में एडमिशन आपका 6 साल में होगा, उससे पहले एडमिशन ही नहीं होता था। लेकिन अब जो है 3 साल से ही स्कूलिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि शहरों में अभी भी ये चल रहा था कि 3 साल का बच्चा ही जो है नर्सरी स्कूल में जाता था। अब ये सबके लिए लागू कर दिया गया, गांव-गांव तक अब ये व्यवस्था लागू हो गई। पहली कक्षा में, हालांकि पहली कक्षा में अभी भी जो 6 साल का बच्चा होगा तभी जाएगा, लेकिन माहौल उसका 3 साल से ही बन जाएगा। तो पहला स्टेज होगा फाउंडेशन का, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल बाटिका। 3 साल तक यहाँ रहेगा बच्चा, फिर पहली क्लास में जाएगा और दूसरी क्लास में तो प्राथमिक स्कूल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, जरा इस हिसाब से समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे बच्चा 3 साल का हुआ, आपने उसका एडमिशन करा दिया और एडमिशन के बाद जब वो बाल बाटिका या प्री स्कूल में गया या आंगनबाड़ी में गया, तो वहां पर जाकर के उसको पढ़ाना तो शुरू कर नहीं देंगे, नहीं पढ़ो क्लास में बैठो। वहां वो खेलेगा, बस स्कूल का माहौल उसको मिलेगा। उसके भोजन की प्रॉपर व्यवस्था कि उसको क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, कौन से चीजें पीनी चाहिए, कैसे, मतलब उसके हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके मानसिक विकास पर खेल के द्वारा ध्यान दिया जाएगा। जैसे फुटबॉल खेल रहे, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई खिलौना से खेल रहा है। क्रिकेट भी क्या छोटा बच्चा इतना क्या, लेकिन थोड़ा बहुत जितना जिस स्कूल में जैसे व्यवस्था होगी। और 3 साल तक वो यहाँ खेलेगा और खेलते खेलते इस तरह से माहौल में वो 6 साल का हो जाएगा। उसके बाद बच्चा 3 साल जब हुआ, तब उसको धीरे से कहा पहली क्लास में तुम पहुंच गए। अभी क्या होता है, जब 6 साल का बच्चा है, स्कूल लेकर गए और पहले उसने कभी स्कूल देखा नहीं, गया, डर के मारे उसकी हालत खराब होती। 1 दिन गया, 2 दिन गया, उसके बाद रोना शुरू। अब जो है उसको पकड़ के ऐसे जो है मम्मी पापा खींच के ले जा रहे हैं स्कूल, चलो
मम्मी पापा को दुख भी हो रहा है, बच्चा रोए जा रहा है, उसको जबरदस्ती स्कूल में दे रहे, कलेजा कट रहा है कि बच्चा हमारा रो रहा है, लेकिन मजबूरी है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, तो स्कूल में दे दिया। उसके बाद जो है मन ही मन जो है आंसू बहा रहे हैं कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, कैसे पढ़ रहा होगा, मैडम डांट रही होंगी नहीं डांट रही होंगी, क्या होगा। लेकिन जब बच्चा 3 साल से ही जाएगा तो अब स्कूल से रच बस गया, पहली क्लास में कब पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे उसको कहा कि काटा पढ़ो, अब ABCD पढ़ो, तो कहा ठीक है पढ़ेंगे, अभी खेल रहे थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, चलो खेल खेल में। अब वो प्राइमरी स्कूल में अब उसको दिक्कत नहीं, अब बच्चा रोएगा नहीं, उसको मजा आएगा, अब उसको डर नहीं लगेगा। 2 साल तक यहाँ रहेगा, पहली क्लास और दूसरी क्लास में। अब हमारा फाउंडेशन 5 साल वाला कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम आते हैं दूसरे लेवल पर, 3 वाले पे, तो प्रिपरेटरी स्टेज नाम दिया गया। अब आपका बच्चा दूसरी क्लास पास कर गया, तीसरी क्लास में आया तो प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंच गया, और तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास तक बच्चा यहाँ रहेगा, यानी 3 साल तक प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। अब 5वीं पास करते ही आपका बच्चा 11 साल का हो गया, और उसके बाद अब वो अगले स्टेज में जाएगा। कौन से स्टेज में? मिडिल स्कूल स्टेज में जाएगा। 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई कराने की कोशिश होगी, ये है कि उसको अपनी भाषा में ही, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, घर का जो माहौल होता है उस भाषा में बच्चा अच्छे से चीजों को समझता है, और अगर उस पर नई भाषा को लोड दिया जाए तो वो चीजों को, उसका बेसिक्स ठीक से तैयार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाई तो होगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल चाहे तो इंग्लिश मीडियम में कर ले, इंग्लिश पढ़ा ले, हिंदी पढ़ा ले, संस्कृत पढ़ा ले, तमिल पढ़ा ले, जो पढ़ा ले, लेकिन कहा गया है कि अगर आप मातृभाषा में पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कोशिश करें कि मातृभाषा में 5वीं क्लास तक हो। उसके बाद 5+3+3 में आते हैं, जिसको मिडिल स्कूल स्टेज कहते हैं। अब मिडिल स्कूल स्टेज कहाँ से शुरू होगा? छठी क्लास से शुरू होगा, यानी कि छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास तक अब मिडिल स्कूल माना जाएगा। यानी यहां तक आपका बच्चा 14 साल का हो जाएगा पढ़ करके, 8वीं तक। छठी क्लास से वोकेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसी समय से ज्ञान शुरू हो जाएगा वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है। जैसे कि उसको, जिसको जैसा उसका हो, जैसे बच्चों में इंटरेस्ट होता है ना, मिट्टी के थोड़े खिलौने बना लो, बर्तन बना लो, तो छोटे बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। जैसे बढ़ई का काम है, माली का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है, ATL वगैरह आजकल 7th क्लास में जो है चल रहा है, कोडिंग आ गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया हुआ है, तो अब नई नई चीजें जुड़ रही है, तो बच्चों के सामने ऑप्शन होगा छठी क्लास से ही थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे अभी मेरा बेटा ATL में, उसने कहा नहीं मुझे ATL में लेना ही लेना है, मुझे ATL करना है, उसका कोर्स करना है साथ में स्कूल में। तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती, उसको लगता है कि जो किताब पढ़ते पढ़ते रटते रटते परेशान हो गए ना, उससे थोड़ा हट करके कुछ कर रहे हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोगों के समय में ये सब ऐसा कुछ नहीं था, तो हमें तो लगता था कि नहीं पढ़ना है, पढ़ाई आते ही नींद आने शुरू हो जाती थी। अब बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। छठी क्लास से हो गया, वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय विशेषज्ञ से ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। जैसे माली आएगा, माली सिखाएगा बच्चों को कि पौधों की देखभाल कैसे करनी है। बढ़ई आएगा, वो बताएगा कि कैसे काम करते हैं, कैसे हम कुर्सी बना लेते हैं, कैसे पलंग बना लेते हैं। या उनको ले जाया जाएगा कुम्हार के पास में कि मिट्टी का बर्तन देखो कैसे बनाते हैं। आजकल हम लोग शौक से कहीं घूमने जाते हैं, बढ़ई है तो वहां पर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब बच्चा उन सब चीजों से उनको जो है पहले से रूबरू करा दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे बहुत बड़ा मानसिक तौर पर बदलाव क्या आएगा कि हम किसी से भी किसी भी काम को कम नहीं समझेंगे, कमतर नहीं आंकेंगे, और उस काम को जो करने वाले लोग हैं उससे नफरत नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए उनको लगता है जो नीचे स्तर का काम कर रहे हैं अरे ठीक है। समाज में अभी ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि समाज कहता है जो बड़ा पैसा कमाने वाला डॉक्टर इंजीनियर है उसकी बड़ी इज्जत होती है। रिक्शा चलाने वाला तो खबर में भी आता, रिक्शा चलाने वाले का बेटा UPSC कंप्लीट कर गया। क्यों खबर बनी? क्योंकि हम उसको पहले से मान करके चले बैठे हैं तो उसका लेवल बहुत नीचे है, उसका बेटा कैसे हो सकता है। उसका बेटा UPSC कर गया तो हमारे लिए खबर बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि रिक्शा वाले का बेटा कैसे बन गया UPSC, तुम नहीं बन सकते हो।
तो ये मानसिकता हमारी छोटी मानसिकता है, वो मानसिकता धीरे धीरे खत्म होगी। इसी में कहा गया है कि इंटर्नशिप भी होगा, 10 दिन का ऐसा स्टेज होगा जिसमें बैग फ्री स्कूल होगा। इसको कहा गया, ये नाम दिया गया है बैग फ्री स्कूल। बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, यही सब चीजें आप सीखें, एंजॉय करें। उसके बाद आते हैं 5+3+3 हो गया +4 में, सेकेंडरी स्टेज में। यहाँ बच्चा 8वीं क्लास तक उधर हो गया। सेकेंडरी स्टेज में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th तक यहाँ रहेगा, यानी कि 18 साल तक होने तक वो 12th पास करेगा। यहाँ बहुत आजादी होगी, विषय चुनने की आजादी होगी। 10वीं के बाद वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से कोई एक स्ट्रीम ले सकता है। अभी इसका पूरा फॉर्मेट नहीं आया हुआ है, लेकिन ये बता दिया गया है कि हाँ, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आर्ट्स वाला भी कोई साइंस का विषय पढ़ सकता है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? रजनी से बता। ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स को खत्म कर देंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। हाँ, कोई भी, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन, इसीलिए लिखा हुआ है 10वीं के बाद आर्ट साइंस। अभी तक था ना अपना, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, मैथ भी पढ़ सकते हो, ऐसे था। तो अभी तक क्या था, आईएससी कहते हैं, आईएससी और आईए और क्या एक है आईकॉम। आईकॉम, आईकॉम लिया हुआ, हाँ कॉमर्स पढ़ेंगे। आईए लिया हुआ है, बड़ा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, वो आर्ट्स ठीक है, नहीं कुछ ले पाया, आईए ले लिया है। तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। हमारा मन है कि हम एक आर्ट्स भी, मतलब एक इतिहास पढ़ लें और साथ में मैथमेटिक्स पढ़ लें। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। हालांकि उसका अभी पूरा फॉर्मेट नहीं आया, आएगा तो पता चलेगा। मल्टीपल सब्जेक्ट्स का चॉइस रहेगा। हाँ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का, लेकिन फिक्स रहेगा कि 3 सब्जेक्ट लेना है, 4 सब्जेक्ट लेना है, 5 सब्जेक्ट लेना है, वो फिक्स रहेगा। उसमें कोर सब्जेक्ट होंगे और उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। हाँ, इलेक्टिव होगा। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में जैसे हमने बैचलर करा हुआ है, तो उसमें सिस्टम था कि आपको एक मेन सब्जेक्ट आपका होगा, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रहे हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट उसके सहायक के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने लिया हुआ था साइड से, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हमने पढ़ा, लेकिन हमारा पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स था। तो यहाँ पर कुछ अलग होगा। हालांकि इसमें सिर्फ आर्ट्स से आर्ट्स वाला नहीं होगा, आर्ट्स वाला साइंस का भी एक ले लेगा, साइंस वाला एक कॉमर्स का सब्जेक्ट चुन लेगा। यानी कि आर्ट्स वाला भी अब साइंस का कोई विषय पढ़ सकता है, साइंस वाला भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। तो विषयों का पूल तैयार किया जाएगा, उस पूल में से सेलेक्ट किया जाएगा। अब कहा गया 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम तो होगा, लेकिन सेमेस्टर के हिसाब से होगा। 10वीं बोर्ड में 2 बार पेपर होगा, वैसे ही 12वीं बोर्ड में भी 2 बार पेपर होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों मोड में होगा। तो पहले से ही बच्चा सब एमसीक्यू के लिए भी तैयार होगा कि अब दोनों ही, ऐसा नहीं कि अचानक से एमसीक्यू में आ गया बाद में कंपटीशन के लिए। अब छात्रों का रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा बहुत स्पेशल तरीके से तैयार होगा। अब उसमें 3 चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। छात्र खुद को भी नंबर देगा कि हम अपना मूल्यांकन खुद से कर रहे हैं, और उसके सहपाठी भी उसको नंबर देंगे, और शिक्षक जो है वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे। तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, तीनों चीजें होंगी। इसमें क्या होगा कि वो हर छात्र चाहेगा कि हमारा दूसरे छात्र से लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में कहीं कुछ गड़बड़ ना लिख दे। तो उनके अंदर ना आपस में मिल करके रहने की भावना पैदा होगी। तो ये अच्छी बात है। और खुद को भी वो जब नंबर देगा तो खुद के लिए वो बड़ा सतर्क रहेगा कि हम खुद को नंबर दे रहे हैं, तो मोरल वैल्यूज उसके बढ़ेंगे। अब इसके बाद 12th पास कर लिया, अब बच्चा जाएगा कॉलेज। तो वहां भी काफी बदलाव किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉलिसी बनाई गई है कि बीच में भी आप पढ़ाई छोड़ दें, आपका नुकसान नहीं होगा। बीच में फिर से 2 साल बाद आप ज्वाइन कर ले, आपका नुकसान नहीं होगा। स्नातक की डिग्री अब होगी 4 साल की, यानी ग्रेजुएशन आपको 4 साल में करना है। तो 4 साल में करने का फायदा ये होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने 4 साल कर लिया तो। अब जो 4 साल है, पहला साल अगर आपने पढ़ा, पहले साल का एग्जाम पास कर लिया और आपने दूसरे साल में छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिला, जो प्रमाण पत्र मिला उस पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा साल भी आपने कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। आप बीच में पढ़ाई छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, हम डिप्लोमा धारी हैं कह सकते हैं,
ये कोई नहीं कहेगा तुम बीच में पढ़ाई छोड़ के आ गए हो। तीसरे साल में हो गया तो बैचलर डिग्री हमें मिल जाएगा कि हम बैचलर डिग्री हमारे पास इसका प्रमाण पत्र है। चौथे साल यानी 4 साल जब पूरा कर लेगा तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर लिखा होगा बैचलर डिग्री विद रिसर्च। अब जब उसने चौथा साल, अब इसमें मल्टी एग्जिट और पॉलिसी जो है, एंट्री और एग्जिट पॉलिसी, कि कोई किसी ने पहला साल एग्जाम पास कर लिया, सर्टिफिकेट उसको मिल गया और वो चला गया, 3-4 साल बाद उसका मन हो रहा है कि हम फिर से जो है पढ़ाई कंटिन्यू करें, वो आकर के पढ़ सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर से एडमिशन ले, पूरा प्रोसेस होगा, एडमिशन लेकर के फिर दूसरे साल से वो पढ़ाई करेगा। ये नहीं कि फिर से पहला साल उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, पहले साल का सर्टिफिकेट है उसके पास। तो किसी ने दूसरे साल तक पढ़ा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसके पास है, अब जो है 3-4 साल 5 साल बाद वो फिर से आया, फिर में करना है, तो डायरेक्ट तीसरे साल में उसका एडमिशन होगा, बैचलर के लिए वो पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से जो है व्यवस्था बनाई गई है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। 4 साल आपने कर लिया तो अब आपको मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कोई दिक्कत नहीं, 1 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। यहाँ पर यह भी दिया गया है, जो 3 साल वाला है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट में देना पड़ेगा। उसके लिए 2 साल का होगा, जिसने 4 साल किया हुआ है उसके लिए 1 साल का होगा। लेकिन डिप्लोमाधारी नहीं कर सकते, डिप्लोमाधारी डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं ले सकते, उनको उस प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा, वहां से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद है, देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज भी अपना ब्रांच खोल सकती हैं, यानी कि हो सकता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हो सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली में खुल जाए, कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको लंदन जाने की जरूरत ना पड़े। तो कहा गया ग्लोबल लेवल पर जो टॉप 50 रैंक वाली यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना ब्रांच खोल सकते हैं। ये अच्छा किया हुआ, ये नहीं कि कहीं यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में वो वहां बंद पड़ी हुई है और इंडिया में आकर के ऑस्ट्रेलिया के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल दे। तो ग्लोबल रैंकिंग जो उनको मिलती है उसमें जो टॉप 50 रैंक वाली यूनिवर्सिटीज होंगी उनको ब्रांच खोलने की इजाजत होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट एग्जाम होगा, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। ये भी बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं था कि जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको दिल्ली में एडमिशन लेना है, अब उनके वहाँ ऑलरेडी मार्क्स कम आते हैं, सीबीएसई वालों का 90 से ऊपर ही मार्क्स आता है, 99 तक मार्क्स आता है, तो ये बड़ी दिक्कत होती थी पहले एडमिशन लेने में। अब कहा गया कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए, आप एग्जाम दीजिए, 50% वाला बच्चा भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, ये अगर आ जाए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है परख की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना। पूरा डिटेल इसका नहीं दिया हुआ है, बाद में कर लेंगे, लंबा हो जाता है। अब बीएड 4 साल का होगा, ठीक है, यानी 2030 तक इसका लक्ष्य है प्राप्त करने का, जो यानी 2030 से आप टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में, तो आप जो बीएड करेंगे तो उसकी न्यूनतम अर्हता जो शिक्षक के लिए होगी बीएड की होगी, और बीएड भी आपका 4 साल का होना चाहिए। 2031 से 3 साल वाला बीएड का नहीं चलेगा, यानी कि आपको नए फॉर्मेट में आना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएट हैं पहले से तो आप 2 साल में बीएड कर सकते हैं, ये अच्छा दिया हुआ है। ग्रेजुएट अगर आए बीएड करने के लिए तो 2 साल में उसको बीएड की डिग्री मिल जाएगी, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट आ रहा है कि हमें बीएड करना है तो 1 साल में वो बीएड कर सकता है। ये बहुत बढ़िया बनाया हुआ है सिस्टम पूरा। अब एक बार एक नजर में इसको देख लेते हैं पूरा। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आयोग। नई शिक्षा नीति 2020 से पहले कितनी शिक्षा नीति आई, 2 शिक्षा नीति आई, 1968 और 1986 वाला। 1986 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही 1992 में बदलाव किया गया था थोड़ा। किस तारीख को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 29 जुलाई 2020 को आई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। उच्चतर स्तर पर कौन सा कोर्स बंद कर दिया गया है, एमफिल का। किस किस शिक्षा क्षेत्र को नई राष्ट्रीय पॉलिसी से दूर रखा गया, ग्रेजुएशन अब कितने साल का होगा, 4 साल का होगा।
ग्रेजुएशन में पहली साल पूरा करने पर प्रमाण पत्र पर क्या लिखा होगा? सर्टिफिकेट कोर्स। 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा लिखा होगा, 3 साल पूरा करने पर बैचलर डिग्री, और 4 साल पूरा करने पर शोध के साथ बैचलर विद रिसर्च लिखा होगा। कौन सा सिस्टम हमारा आ गया है 10 + 2 + 3 की जगह पर 5 + 3 + 3 + 4, ये सिस्टम आ गया है। अब इसमें 4 वाला जो है उसका क्या नाम दिया गया है? नाम भी आ सकता है, तो एक बार नाम बताइएगा। 5 वाले का क्या नाम दिया गया है ये बताइए पहले। 5 वाले का नाम क्या है? फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद 3 वाले का प्रिपरेटरी है सर, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो 5 ईयर हाँ में प्राइमरी हाँ, बाद में, हाँ। प्रेपरेटरी है। प्रिपरेटरी है। प्रिपरेटरी में कौन कौन सी क्लास का होगा? 3, 4, 5। 3, 4, 5 3, 4, 5। फर्स्ट और सेकंड तो 5 वाले में आ गया। हाँ उसके बाद 3, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास का। उसके बाद अगला 3 का नाम क्या है? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज। मिडिल वाले में क्लास कौन कौन सा रहेगा? 6, 7, 8 6, 7, 8। 6, 7, 8। लास्ट 4 वाले में के नाम क्या है? 8, 9, 10, 11, 12। सेकेंडरी 9th to 12th। 9 to 12th हो गया। तो इसमें 4 का नाम हो गया सेकेंडरी, तो नाम भी आ सकता है, ध्यान रखें। नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल कोर्स किस क्लास से शुरू करने का प्रावधान है? 6ठी क्लास से। मिडिल से। उसके बाद है यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई की जगह कौन सी नई संस्था काम करेगी? हायर एजुकेशन HECI करेगी। फुल फॉर्म क्या है HECI का? हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो नई शिक्षा नीति के तहत अब बीएड का प्रोग्राम कितने साल का होगा? 4 साल। 4 साल। 4 साल का। और ध्यान रखेंगे एमफिल को भी खत्म कर दिया गया है। ये हमारा जो मेन पॉइंट था वो आ गया, कवर हो गया एजुकेशन पॉलिसी।